नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मौसम भले ठंड हो हमारे यहाँ का आजकल का, उत्तर प्रदेश की बात करें या जितना उत्तर भारत है, लेकिन क्रिकेट की जो सरगर्मी है मैदान पर और मैदान के बाहर वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। चाहे वो भारतीय क्रिकेट के लिहाजे से बात करें या फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो ऐसे सीरीज चल रही है उसकी बात करें। दो मुद्दे हैं हमारे पास। हमारे साथ हमारे मुकुल जी है जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं क्रिकेट के बारे में। उनसे बात करेंगे कि इन दोनों मुद्दों पर एकदम सटीक चर्चा जो होती है उसके बारे में बात करेंगे कि विराट कोहली ने टेस्ट की कैप्टनसी क्यों छोड़ी, और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की। ऑस्ट्रेलिया आज जीत गई है 5वां टेस्ट जो अंतिम था और सीरीज को भी जीत लिया है उन्होंने, और इंग्लैंड की इतनी खराब स्थिति की वजह क्या है, तो इस बारे में बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एशेज पर, क्योंकि विराट कोहली की चर्चा लंबी है तो उसको बाद में रखते हैं। पहले बात करते हैं एशेज की कि इंग्लैंड पहले मैच में हमने देखा उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, ड्रॉ हो गया। तीसरे मैच 5वें मैच में, अंतिम मैच में आते आते उन्होंने मतलब एकदम ऐसा बिखरी दिखी इंग्लैंड की टीम। ना बल्लेबाजी अच्छी है, बॉलिंग में मार्क वुड को छोड़ दे पिछली इनिंग में तो कोई भी ऐसा बॉलर उनमें दिखा नहीं जो अच्छी बॉलिंग करता हो और मैच जिताने का मादा रखता हो। जब इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेली थी तो इंग्लैंड एक अच्छी टीम दिख रही थी और जीतने की स्थिति में दिख रही थी, ऐसी टीम दिख रही थी जो जीत सके मैच। लेकिन एशेज में आते आते ऐसा क्या हो गया, इंग्लैंड में क्या बदलाव आ गया? वही प्लेयर है आपके? देखिए, इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके ओपनर्स हैं। तो अभी नहीं, मुझे लगता है पिछले 20 साल में अगर इंग्लैंड के क्रिकेट को देखें तो सिर्फ एलिस्टेयर कुक को छोड़ दे तो उनके पास एक आदत ओपनर नहीं है। और रही बात, दूसरी बात जो इंग्लैंड के स्ट्रेंथ थी, इंग्लैंड के स्ट्रेंथ क्या थी? मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर। जो पिछले 5 सालों में जब जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, बाकी जो मोइन अली जैसे बैट्समैन, जॉस बटलर भी खेलते थे आपके पास बीच में, जो जोस बटलर थे, तो वो क्या होता था, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उनके साथ मिलके, क्योंकि देखो इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो उनके साथ मिलके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना देते। तो हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी समस्या उनकी बैटिंग रही है। बैटिंग में स्पेशली ओपनर्स, हम पिछले 20 साल का अगर इतिहास देखें इंग्लैंड क्रिकेट का तो मुझे नहीं लगता है कि एलिस्टेयर कुक के अलावा कोई एक स्टेबल ओपनर दिखा है। बीच में एंड्रू स्ट्रॉस भी थे, तब एलिस्टेयर कुक नहीं थे, एलिस्टेयर कुक आए, तो एक जो ओपनिंग पेयर होता है वो इंग्लैंड का अभी तक नहीं बन पाया है। और जब दूसरी ओर हम बात करें इंग्लैंड के स्ट्रेंथ की, जो इंग्लैंड का स्ट्रेंथ था वो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर था। बीच में केविन पीटरसन, इयान बेल, पॉल कॉलिंगवुड के बाद ये जो उसके बाद जो एरा था उसमें हम जोस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स और मोइन अली, इनके साथ जो टैलेंटर्स थे उनके साथ एक अच्छी बैटिंग करके वो एक विनिंग टोटल, आप जो 2-3 टेस्ट मैचेस देखो जो इंग्लैंड ने बहुत रिमार्केबल, जिसके हैंडिक्ले का टेस्ट हो या फिर साउथ अफ्रीका में जो बेन स्टोक्स का 258 थे, तो उसमें हम एक साफ साफ दिखता है कि जो उनके स्ट्रेंथ है वो इस सीरीज में या फिर वो पिछले 2-3 साल से हमें देखने को नहीं मिल रही है। चाहे बेन स्टोक्स की ही बात करें या फिर जॉनी बेयरस्टो बहुत दिनों बाद फॉर्म में नजर आए। पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन इस मैच में भी जॉनी बेयरस्टो वो छाप नहीं छोड़ पाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही इंग्लैंड के लिए और मुझे लगता है ये आगे बहुत बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि देखो आप ओपनर, बहुत सारे ओपनर्स, जैक क्रॉली, रोरी बर्न्स, उन्होंने बहुत सारे ओपनर्स ट्राई किया। आज के मैच में जैक क्रॉली, रोरी बर्न्स एक साथ एक और बीच में ओपनर खेलता था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो इनके इंडिया हासिब हमीद, तो जो एक ओपनिंग पेयर होती है जो माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया हम जीते, ऑस्ट्रेलिया हमारी ओपनिंग अच्छी थी, मिडिल ऑर्डर बैटिंग अच्छी थी। ऑस्ट्रेलिया में देखो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक मैच छोड़ दे तो बाकी मैचों में 500 रन, 450-500 रन नहीं बनाए हैं, 300-350 बनाए हैं। जहाँ से टेस्ट क्रिकेट समझा जाता है 300-350, अगर पहले इनिंग में दूसरी इनिंग में बनता तो वहाँ से दूसरी टीम के पास भी चांस होता है कि भाई आप टेस्ट में अगर 500 रन बन जाए तो सीधी सी बात है कि टीम बाहर है, आप मैच आप ड्रॉ के लिए खेलोगे। जब अगर अपोजिट टीम अगर 500 रन बना देती है तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि दूसरी टीम जो अपोनेंट टीम हो तो वो विनिंग के लिए खेलने जाती है। 259 रन का लक्ष्य था इंग्लैंड के सामने जब वो चेस करने उतरे। एक टाइम पे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा रन बनाएगी, लेकिन मार्क वुड ने अच्छी बॉलिंग की तो उसके बाद फिर 259 रन का लक्ष्य मिला उन्हें। और जब बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, चाहे जैक क्रॉली हो, रॉरी बर्न्स अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, एक टाइम पे 60 रन के स्कोर पर उनका एक भी विकेट नहीं गिरा था और अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि 124 रन पर उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। क्या ऐसा माइंडसेट में क्या कुछ बदलाव आ जाता है एक विकेट गिरने के बाद? कहाँ कमी रह गई इंग्लैंड की बल्लेबाजी में? उसी की बात अभी आप कर रहे थे कि एलिस्टेयर कुक के बाद कोई अच्छा ओपनर नहीं मिला। स्टार्ट भी मिल गई इंग्लैंड को 60 रन पर, एक भी विकेट नहीं गिरा उनका, उसके बाद भी कैसे इंग्लैंड इतना खराब खेल सकती है? देखिए, कुल मिला जुला के जो इंग्लैंड की स्थिति वो पूरा जो रूट पर डिपेंडेंट है। जो रूट चलते हैं, जो रूट है, तो जो रूट का भी आप
कोई प्लेयर आपको कंसिस्टेंस अकेले परफॉर्म करके नहीं दे सकता है। जब तक आपको अगर जो रूट के साथ अगर अदर बैट्समैन अगर उनका साथ मिले, आप मुझे एक स्टेबल बैट्समैन दिखा दो जो उनके टॉप 6 में हो, जो रूट के अलावा एक स्टेबल बैट्समैन नहीं है जो जिसपे टीम की डिपेंडेंसी हो, टीम सोचती है कि हाँ ये करके दिखा, जैसे बाकी टीमों में है, जैसे इंडिया हुआ, अभी इंडिया में भी तो 2 आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन एक जो उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट बना के रखी थी ऑस्ट्रेलिया में, देखो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, तो शुरू में विकेट गिरने के बाद वो जो 3-4-5 होता है वो टीम का मैच डिफाइन करता है कि आपका 3-4-5 कैसा खेलना, 3-4-5-6 भी ले लेते हैं। लेकिन इंग्लैंड के साथ ये बड़ी समस्या रही है कि उनके जो इस नंबर के जो बल्लेबाज हैं वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वो टीम की जो टारगेट है, टीम के माइंडसेट या टीम की जो गेम प्लान है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। टीम मैनेजमेंट, पता नहीं टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करे, कैसे डिसाइड करे, लेकिन टीम मैनेजमेंट में एक पूरा बिखराव दिखाई पड़ा। जो एक एग्जीक्यूशन होता है वो जो इंग्लैंड पहले खेलती थी, जो इंग्लैंड के लिए माना जाता था कि वो 258 उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ऊपर से इंग्लैंड की विकेट मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लैंड की विकेट ऑस्ट्रेलिया की विकेट सेम होती है, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलते हैं, लेकिन वहाँ इंग्लैंड फेल रही। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे हम, ऑस्ट्रेलिया के हमने बल्लेबाजों को देखा, चाहे फिर वो हम वार्नर की बात करें, अगर पिछले 2 टेस्ट मैच छोड़ दें तो वार्नर भी अच्छी इनिंग खेली है, उस्मान ख्वाजा ने 21 शतक लगा दिया, ट्रेविस हेड ने आपकी अच्छी बैटिंग की, तो लबुशेन तो वो हमेशा कंसिस्टेंट थे शुरू से लेकर आखिरी टेस्ट मैच तक, अच्छी अच्छी पारियां खेलते रहे। ऑस्ट्रेलिया ये वही टीम है जो भारत के खिलाफ खेली थी, ज़्यादा अंतर नहीं होगा उनसे। क्या बदलाव देखने को मिला? भारत की एकदम अनुभवहीन टीम थी भारत की, उनके सामने यही बॉलिंग यही बैटिंग नहीं जीत पाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा क्या बदलाव आ गया कि ऑस्ट्रेलिया एकदम ऐसी टीम दिखने लगी जो वर्ल्ड चैंपियन की तरह उभर कर आ रही है? देखिए, पूरी चीज़ कैप्टेंसी, जो पहले था टीम पेन कैप्टन थे, तो टीम पेन को वो रिदम नहीं दे पा रहे थे। पैट कमिंस के आने के साथ वो रिदम दिखा। पिछले मैच में, एक मैच में स्टीव स्मिथ ने भी कप्तानी की थी। तो टीम जो है वो कैप्टन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैप्टन का रुख क्या है, कैप्टन गेम प्लान कैसे बना रहा है, कैप्टन खुद कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब देखो, टीम पेन खुद नहीं परफॉर्म कर रहे थे, तो उसका ऊपर से जो इंडिया खिलाफ स्लेजिंग वगैरह, क्योंकि इंडिया की जो वो टीम थी, उन्हें इनएक्सपीरियंस टीम थी, लेकिन उस टीम में जज्बा था। मेंटली बहुत टफ थी टीम, मेंटली बहुत टफ थी, लेकिन क्या था कि जज्बा था उस टीम में। जो नए प्लेयर्स थे, जितने भी नए प्लेयर्स थे, सब ने अब प्रदर्शन करके दिया, चाहे वो ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, मोहम्मद सिराज हो, ठाकुर वाशिंगटन हो, वाशिंगटन सुंदर हो, तो सब ने परफॉर्म करके, तो वो एक टीम मैनेजमेंट, टीम का जो जज्बा था वो आगे आया, तो वहाँ से टीम इंडिया। और वही बात इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया में हमें ये चीज़ें देखने को मिली कि देखो वहाँ पे उस सीरीज में स्टीव स्मिथ, लबुशेन ने रन बनाए थे, बाकी जो बॉलिंग का एग्जीक्यूशन था वो थोड़ा सा डिले रहा। जो कैप्टेंसी, देखो जो बॉलर्स कैप्टन जो होता है वो टीम की विनिंग और लॉस डिसाइड करता है। आप अगर बैटिंग कैप्टन है, जैसे कहा जाता है कि जो बॉलर्स कैप्टन होता है वो टीम के विन और लॉस को डिफाइन करता है कि टीम जीतने के लिए खेल रही है, हारने के लिए खेल रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। कप्तानी से ही हम बढ़ते हैं भारतीय टीम की तरफ। कप्तानी से ही जुड़ा हुआ डिसीजन लिया गया था कल ही, आज से ठीक 24 घंटे हो गए होंगे, विराट कोहली ने जब ऐलान किया कि मैं टेस्ट की कैप्टनसी छोड़ रहा हूं, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए इस निर्णय के बाद कि क्या बीसीसीआई का दबाव था, क्या उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, क्या टीम उनके जाने से टीम में कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा एज ए कैप्टन? क्योंकि हमने विराट कोहली के देखा हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, हमेशा जज्बा रहता है उनके अंदर एक जीत का, प्लेयरों को अपने हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं कि आप करिए, आप जीतेंगे। हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। अब कौन भारतीय टीम का भविष्य का कैप्टन? क्योंकि रोहित शर्मा कितने साल अब खिला लेंगे, 2 साल, किसे देख रहे हैं कैप्टन के तौर पर? विराट कोहली एज ए कैप्टन कितना बड़ा लॉस होगा भारतीय टीम के लिए इस समय भारतीय क्रिकेट के हिसाब से? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है टीम इंडिया को ये बहुत बड़ा सेटबैक है। मेरे लिए पर्सनल भी मुझे लगता है कि विराट कोहली कभी कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब क्या सीन थे वो विराट कोहली जानते, बीसीसीआई जानती है, लेकिन विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे बेस्ट टेस्ट कैप्टन है जहां तक मुझे लगता है, सबसे बेस्ट। और अगर वो 2 टेस्ट मैच और जीत लेते तो शायद वो सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले कप्तान बन जाते स्टीव वॉ के बाद, तो वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाते। अभी वो सबसे ज्यादा भारत के सबसे ज्यादा सफलतम कप्तान थे, और अगर वो 2 टेस्ट मैच और जीतते या थोड़ा और लंबा खेलते, क्या पोटेंशियल नहीं था उनके अंदर? क्या वो कप्तानी करने के अब लायक नहीं बचे थे जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी? क्या ये उसी तरीके का डिसीजन है जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में लिया था? सीरीज बीच में ड्रॉ हुआ था, उसके बाद छोड़ के चले गए थे। इसके बाद धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी जब एडिलेड में विराट कोहली ने कप्तानी संभाली थी। तो विराट कोहली के साथ ऐसा कुछ था ही नहीं। विराट कोहली पहली बार
जो ये मुझे लगता है विराट कोहली करियर में पहली मतलब इतनी, साउथ अफ्रीका में हम दोनों मैच जीतते जीतते हारे हैं। तो विराट कोहली एक सीरीज हारे यार, इसके पहले तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताई, इंग्लैंड में ऑलमोस्ट हम सीरीज जीत चुके हैं, एक इंग्लैंड में सीरीज जीत चुके हैं, हमने श्रीलंका में व्हाइट वॉश किया, वेस्ट इंडीज जीते, तो हम कहाँ नहीं जीते। तो विराट कोहली कहीं फेलियर नहीं थे, इस मैच में भी विराट कोहली कहीं फेलियर नहीं थे। विराट कोहली ने बल्ले से रन बनाए, पहली इनिंग में भी बनाए, दूसरी इनिंग में भी बनाए, विराट कोहली बल्ले से भी फेलियर नहीं थे। लेकिन अब विराट कोहली का मेंटल क्या था, मेंटल प्रेशर क्या था, बीसीसीआई का क्या था, वो चीज़ें जानने लायक होंगी कि आगे क्या खुल के आती है कि क्यों विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी। कहा जा रहा है कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने से पहले राहुल द्रविड़ से भी बात की थी, टीम मैनेजमेंट का बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा से भी बात की थी, फिर उन्होंने अचानक उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। तो कप्तानी छोड़ना ये भारतीय क्रिकेट के लिए लॉस है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आप देखो तो टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर अभी सेट ही नहीं है। आप मिडिल ऑर्डर में किसे खिलाएंगे पता ही नहीं कि हमारा अगला मिडिल ऑर्डर क्या होगा। वही दिक्कत वही है कि रहाणे आपके पास हैं, आप उनको वाइस कप्तान मानते हैं टीम का, जो बहुत अनुभवी हैं, बहुत सालों से खेलते हुए चले आ रहे हैं। उनकी खुद की पोजीशन पर बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि परफॉर्मेंस वो कर नहीं पा रहे हैं। पुजारा भी, रहाणे पुजारा तो आउट ऑफ गेम है। अब मुझे नहीं लगता कि अगला जो श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज होने वाली उसमें वो दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेक्स्ट कैप्टन कौन। नेक्स्ट कैप्टन में हमारे पास 2 ही ऑप्शन, 2 या 3 ऑप्शन है, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत। रोहित शर्मा। लेकिन आप रोहित शर्मा के साथ देखो तो रोहित शर्मा के पास 2 या 3 साल का क्रिकेट बचा है, और उन 2 या 3 सालों में मुझे नहीं लगता है कि वो टेस्ट भी कर पाएंगे, वनडे भी। जो उनकी फिटनेस है, जो करंट फिटनेस है, उसको देख के कि वो वनडे, T20, टेस्ट तीनों की कप्तानी एक साथ संभाल पाए, मुझे ये नहीं लगता। और रही बात केएल राहुल की, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, केएल राहुल इज द वर्स्ट कैप्टन अब तक। जहां तक मुझे लगा है केएल राहुल की कप्तानी में मुझे 1 रुपए का कहीं पे कैप्टनसी स्किल दिखी नहीं है, चाहे वो पंजाब की कप्तानी करे, चाहे वो टीम इंडिया की कप्तानी करे। उसकी बात करें आप, जो होम सीजन होता है, होम सीजन रणजी की बात करें, विजय हजारे, तो और उन्होंने टीम को वहां तक, मनीष पांडे ने बहुत अच्छी कप्तानी, हमारे लगता है डोमेस्टिक के सबसे बेस्ट कैप्टन हैं। कर्नाटक हमेशा हर टूर्नामेंट में अच्छा करती है। तो आप आईपीएल भी देखो, तो पिछला मैच भी देखो यार, हम जीते जीते आ रहे थे। वो अगर बीच में आप नई गेंद से अश्विन को गेंद करा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं था वहाँ पे, शार्दुल ठाकुर को लेट लेके आ रहे हो, जो बंदा रिदम में। तो ये चीज़ें टीम इंडिया के साथ जो एक कैप्टन स्किल होती है ना, वो नहीं दिखी। जो एग्जीक्यूशन था वो केएल राहुल, मुझे केएल राहुल एज ए कैप्टन बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। बाकी जो भी हो, केएल राहुल जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर ऋषभ पंत के साथ ये है कि अगर ऋषभ पंत को कैप्टेंसी दे दी जाएगी तो फिर ऋषभ पंत वो खेल नहीं। आप दिल्ली के लिए देखो, पहले दिल्ली के लिए कितना लीडर होकर खेलते थे ऋषभ पंत। मुझे लगता है जब से कैप्टेंसी संभाली है 150 आया उनका, और वो रिदम ऋषभ पंत वाला नहीं दिखता जो ऋषभ पंत है। तो अगर ऋषभ पंत अभी, तो वो खुदा ना खास्ता अगर पिछले मैच में वो 100 की इनिंग नहीं आती तो मे बी उनकी भी पोजीशन पे बहुत बड़ा उनकी भी पोजीशन पे सवाल होता। तो ऐसे में अगर ऋषभ पंत को कैप्टेंसी दी जाती तो वो भी तो एक टीम पे बोझ ही दिखेंगे फिर आगे, क्योंकि अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो उनके परफॉर्मेंस पे भी सवाल उठेंगे, एज अ कैप्टन भी सवाल उठेंगे। तो ये बड़ा चक्कर है। और इन सब में चीज़ में सबसे बड़ा पता है क्या है, 2 चीज़ें हुई हैं। हम अगर मिडिल ऑर्डर में दो बैट्समैन जो है टीम इंडिया का, उनको हम ग्रूम करते तो शायद आज वो कैप्टेंसी के अच्छे कंटेंडर होते। एक शुभमन गिल, दूसरे श्रेयस अय्यर, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इन दोनों का टीम जहां लगता है ऐसा श्रेयस अय्यर की जगह टीम में बनेगी, क्योंकि अगर विराट कोहली एज ए कैप्टन डिसीजन नहीं लेंगे तो बाहर जाने के जो कंटेंडर है सबसे पहले आपके आते हैं अजिंक्य रहाणे, फिर आते हैं चेतेश्वर पुजारा। अगर अजिंक्य रहाणे जाते हैं टीम से तो सबसे पहला अगर कोई टीम में इंक्लूजन होगा तो वो होंगे श्रेयस अय्यर, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। इसके बारे में नहीं, कल पीटीआई के हवाले से खबर आई थी कि हो सकता है मे बी हमें शुभमन गिल टेस्ट में खेलते दिखेंगे मिडिल ऑर्डर में। ये पीटीआई ने ये कहा है कि श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर में खेलते दिखेंगे, और चेतेश्वर पुजारा या रहाणे दोनों बाहर होंगे, और हनुमा विहारी, श्रेयस अय्यर में से कोई एक खेलेगा। थोड़ा मिडिल ऑर्डर आपका इनएक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा, क्योंकि पुजारा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, रहाणे के पास है इतना ज़्यादा, शुभमन गिल नहीं खेले हैं अभी टेस्ट क्रिकेट, श्रेयस अय्यर के पास भी इतना अनुभव नहीं है। विहारी को अगर छोड़ दें तो वो काफ़ी सालों से टीम इंडिया से जुड़े हैं, तो क्या थोड़ा इनएक्सपीरियंस या इनडिपेंडेबल जो होता है कि आप भरोसा नहीं कर सकती टीम पे, ऐसा वाला मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया का हो जाएगा? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए पुजारा और रहाणे को बहुत चांसेस दिए गए, तो यहाँ से दोनों को बाहर बैठाना कोई दिक्कत नहीं, दोनों बाहर बैठा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि तीसरे नंबर पर हमें हनुमा विहारी को ही ट्राई करना चाहिए, और 5वें नंबर पर श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल। अगर शुभमन गिल कंटिन्यू टीम के मेंबर है तो उन्हें चांस मिलना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू टीम के मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी करके दिया, भले वो सेंचुरी नहीं, लेकिन उन्होंने जो रन्स बनाए पिछले सीरीज में चोटिल हो गई, इस वजह से वो साउथ अफ्रीका नहीं जा पाए थे। तो
शुभमन गिल का भी चांस बनता है। तो ये ऐसे में देखना, और श्रेयस अय्यर को लेकर मुझे एक चीज़ श्रेयस अय्यर के साथ ये बेनिफिट दिखती है कि उनके में कैप्टेंसी का जो क्वालिटी है, जो उन्होंने दिल्ली के लिए दिखाया, चाहे वो मुंबई के लिए दिखाया, टीम बना के दी पूरी दिल्ली उन्होंने दिल्ली की पूरी टीम बना के दी, तो वो एक एग्रेशन, वो विनिंग के लिए खेलने वाला कैप्टन अब तक, जहां तक मुझे लगता है। तो श्रेयस अय्यर को इसलिए ग्रूम किया जा सकता है। फिर से विराट कोहली पे ही लौटेंगे कि उनका डिसीजन कहीं ना कहीं बीसीसीआई पे भी सवाल उठाता है, कहीं ना कहीं वो जो प्लेयर्स का पूल होता है या जो कहते हैं गुटबाजी होती है टीम में, उसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि अगर विराट कोहली ने बात की होगी जय शाह से इसके बारे में तो वो मना भी कर सकते थे, क्योंकि अगर सौरभ गांगुली के ट्वीट के हिसाब से देखें तो बीसीसीआई ने उनको कभी फोर्स नहीं किया। चाहे वो बाकी प्लेयर्स की बात करें तो फिर कभी वो ट्वीट में आके यही बोलते हैं कि हमने कभी फोर्स नहीं किया विराट कोहली को कैप्टनसी छोड़ने के लिए। लेकिन अगर ऐसा था और वो चाह रहे थे कि विराट कोहली अभी कैप्टन बने रहें तो वो कह सकते थे विराट कोहली से कि अभी आप कैप्टनसी करिए। यानी कि बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल रहा होगा विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने में। कुछ ऐसी चीजें रही होंगी, चाहे पिछले बयानों को देखे, सौरभ गांगुली ने आके कुछ कहा, बाद में चेतन शर्मा ने आके कुछ कहा, विराट कोहली कुछ और बता रहे थे। तो क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी एक बहुत बड़ी वजह बनी विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब कोई भी अगर बीसीसीआई सौरभ गांगुली का प्रेसिडेंट है तो वो सामने आके थोड़े कहेंगे कि भाई ये विवाद हुआ था, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी। तो वो एक डिफेंड जो एक मोमेरेंडम होता है उसके अंतर्गत आके उन्होंने अपना एक सिंपल सा ट्वीट कर दिया कि आपको आगे कैरियर के लिए बधाई, अपने कप्तानी छोड़िए, आपका पर्सनल निर्णय है, इसकी हम स्वागत करते हैं। तो ये ऐसा ही ट्वीट आएगा। हम चाहे कितने भी बड़े मतभेद हो जाए, जो एक मोमेरेंडम होता है, जो एक पर्सनल बिहेवियर होता है, वो यही है कि आप एक अच्छी चीज़ प्रेजेंट करो। तो सौरभ गांगुली ने ये किया, लेकिन जो है अंदर खाने की जो बात है वो बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी नहीं है। क्या विराट कोहली अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या अगर कोई पर्सनल इंटरव्यू होता है, चीज़ें रिवील करेंगे वो? क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पिछली बार बोला कि मुझसे पूछा ही नहीं गया, मुझे T20 कप्तानी वनडे से हटाया गया, 2 मिनट पहले कॉल, आधे घंटे पहले कॉल आया कि हम आपको कप्तानी से हटा रहे हैं। T20 में जैसे उन्होंने कप्तानी छोड़ने का कहा, सबने हामी भर दी। तो क्या ये चीज़ें फिर से वो बताएंगे कि कैसे टेस्ट की कप्तानी उन्होंने छोड़ी? देखिए आप एक चीज़ समझो, जब कैप टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट, वनडे टीम का अनाउंसमेंट हो, ठीक उसके बाद विराट कोहली अगला टेस्ट नहीं खेले। फिर तीसरे और उस टेस्ट पे विराट कोहली पूरे फिट दिख रहे थे। वो जब उन्होंने बोला कि बैक में थोड़ा दिक्कत है, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर विराट कोहली आए, खेले। तो देखिए कुछ ना कुछ तो खिचड़ी है जो बाहर नहीं आ रही है, जो ड्रेसिंग रूम की खिचड़ी है, बीसीसीआई खिचड़ी है, जो भी है, कुछ ना कुछ है जो बाहर नहीं आ रही है। और शायद इसी वजह से विराट कोहली, मुझे लगता है पहले टेस्ट के बाद ही विराट कोहली मूड बना लिया था कि मैं टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दूंगा। जब मुझे वनडे छोड़ दिया तो विराट कोहली, देखो कुछ भी हो, विराट कोहली अड़ियल आदमी है, दिखते पता चलता है। तो वो अपना एजेंडा वो उन्होंने सेट करके रखा था कि मुझे ये करना है। तो वो शायद राहुल द्रविड़ जैसी बात हुई, भैया टेस्ट सीरीज पूरी कर लो, इसके बाद अनाउंसमेंट कर देना। तो मे भी उन्होंने ये किया होगा। शायद एक बहुत बड़ी वजह होती है सेल्फ रिस्पेक्ट एक प्लेयर की। इतने सालों से भारतीय टीम को सर्व करते आ रहे हैं, चाहे वनडे की बात करें, चाहे T20 की बात करें, मैच जिताते आ रहे हैं और टीम को बहुत आगे भी लेके गए तीनों फॉर्मेट्स में। और टीम इंडिया आज वन ऑफ द बेस्ट टीम है और वन ऑफ द नंबर वर्ड टीम है तीनों फॉर्मेट्स में। चाहे टेस्ट की बात करें, और टेस्ट में हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, वनडे में। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि होनी नहीं चाहिए। ड्रेसिंग रूम में इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान जो टेस्ट मैच की कप्तानी ऐसे छोड़ देता है। बाकी इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। अगली अपडेट्स जो होंगी क्रिकेट से रिलेटेड या जो भी खबरें होंगी उस पर हम आपके लिए खास शो लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।